वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ सुथरी और गोरी चिट्टी भी थी, नैनक्श भी बड़े तीखे थे, लेकिन मैं दुबली पतली बहुत थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गलियों में मोहल्लों के लड़के के साथ ही खेलते नजर आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड़ प्यार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मुझसे 2 बड़ी बहनें थीं जो कि शादीशुदा थीं और मेरा ज़्यादातर समय लड़कों के साथ ही गुजरता था। इसलिए मेरा पहनना ओढ़ना भी ऐसा ही था कि मैं लड़कों की तरह टी शर्ट और जीन्स पहनती थी, सर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब समय गुजरने लगा और मैं 16 साल की दहलीज पार कर चुकी थी। 16 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती घर बिठाना शुरू किया। कहने लगी, लड़की हो तुम, घर पर रहा करो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई और अभी तक मोहल्लों के लड़कों के साथ खेलती नजर आती हो। पाँव देखे हैं तुमने अपने, नंगे पाँव खेल खेल कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप की तो चप्पल भी मुझे मुश्किल से मिला करेगी। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ की डांट फटकार सुनने के बाद मेरा ध्यान बाहर खेल जाने वाले क्रिकेट की तरफ था। मैंने मम्मी की विनती की कि बस आखिरी बार खेलने दे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। बस ये था, मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाले आहिल की छत पर जाकर उसकी माँ से शिकायतें लगा देती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बना कर रख दिया है। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था। तो आहिल मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहता, कोई बात नहीं सामिया, अब तुम बड़ी भी हो गई हो तो अब घर पर रहा करो। आहिल तो उल्टा मुझे ही डांटने लगता। अक्सर मैं उसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ बदतमीजी या हद पार करने की कोशिश नहीं की थी। उसकी वजह शायद आहिल था, जो हर जगह मेरा रक्षक बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा विदेश में होते थे, 6 महीने के बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने 14 क्लास पढ़ी, मेरी माँ की सहेली ने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। मैं 20 साल की थी जब भोपाल से मेरी माँ की सहेली ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी जो करतूतें हैं, मैं तुम्हें अपने से पास विदा कर जलील नहीं होना चाहती। अरे इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय का बनाना नहीं आता। वो मेरे बचपन की सहेली है, बिल्कुल बहनों जैसा आपस में प्यार है। वो तेरे सारे ऐप छुपा लेगी। और ये कि माँ की सबसे बड़ी गलती थी। खैर, मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिल दिमाग बस खेल कूद में ही अटका हुआ था। शादी के 4 दिन पहले तक मैं बाहर निकलने की तरकीब करती रही और छुप छुप कर बाहर निकल भी जाया करती थी। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती खींच खींच कर घर के अंदर बंद कर दी कि शादी होने के 4 दिन बचे हैं और इस लड़की को चैन नहीं है। अरे दुल्हन की तरह शादी से पहले इधर उधर भागती फिरे तो उसके ऊपर रंग रूप नहीं चढ़ता। और ये 4 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंगें उड़ती और कटती देखती मैं सीधी छत की तरफ दौड़ लगाती थी ताकि वो कटने से वाली पतंग में पकड़ लूं। खैर, मेरी बारात भोपाल से आई। दिन के समय मेरी शादी हुई और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफ़र शुरू हो गया। दुल्हन बनी घूंघट में मैं ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा पति अमित मुझे बार बार बड़े गौर से देख रहा था। मेरी सास भोपाल में ही रहती थी, इसलिए वहाँ पर मेरा आना जाना ना होने के बराबर था। 4-5 साल बाद मम्मी की ये सहेली हमारे घर मिलने आती थी। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस चली जाती। इसलिए मुझे ना तो अपने सास के घर के माहौल के बारे में कुछ पता था, ना ही अपने पति अमित के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से अमित मुझे देख रहा था और जो उलझन मुझे उसकी नज़रों से महसूस हो रही थी, कभी उन लड़कों से नहीं हुई जिनके साथ मैं बचपन में खेलती आ रही थी। वो मेरे सामने वाली वर्थ पर ही बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और फिर वो भी इस भारी भरकम दुल्हन के जोड़े में। तो मैंने आज तक सलवार सूट भी नहीं ढंग से पहना था। हमेशा जीन्स शर्ट पहनती रहती या फिर लोअर और टी शर्ट में घूमती रहती। इस वक्त इस दुल्हन
के भारी लहंगे में सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से 16 से 17 घंटे का सफ़र मैंने अपने इस भारी लहंगे के साथ किया था। रात को सोने से पहले मैं जेवर ज़रूर उतार दिए थे। भोपाल पहुंचने के बाद मेरी सास ने अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोबारा मेरा मेकअप ठीक करवाया। मैं थकन से और नींद से बेहाल थी, क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी और मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती थी मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने पति के कमरे में आने इंतजार भी नहीं किया। तकिए पर सर रखकर मैं सो गई थी। न जाने रात के किस समय मेरी आँख खुली। मैंने देखा अमित सोफे पर तकिया रखकर सो रहा है। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। जब से मैं आई थी बस नाश्ता करा के ही सास ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आकर लेट कर सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कुछ जुगाड़ लगा सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने बेड से नीचे पाँव रखा जाने नीचे किया था कि मेरा पाँव से पाँव टकरा गया और मैं गिरते गिरते बची। लेकिन मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई और मैं जल्दी से संभल भी गई। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर अमित की आंख जरूर खुल गई थी। मुझे जागता हुआ देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर फेंक दिया। बेशक उसका बचपन मेरे घर आना जाना था, लेकिन अब अमित मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, हो गई तुम्हारी नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम थी कि जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो सारे घोड़े बेचकर ऐसी सोई थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा, आई एम सॉरी, शायद सफ़र की थकन से बहुत नींद थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। कहने लगा, हाँ मैंने तुम्हें जागने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया कि मुझे सोने दो। उसने गहरा सांस लेते हुए मुझे कनखियों से देखा था। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, लेकिन ऐसा मुमकिन भी था, क्योंकि गहरी नींद में जब मम्मी मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि अमित से ये कहूँ कि मुझे भूख लग रही है कि तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, बेशक हमारी रीमा का आपस में आना जाना था और मिलना जुलना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने अपना फैसला माँ पर छोड़ दिया, लेकिन फिर ये सोचने लगा, पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फैसले पर कोई भी ऐतराज़ नहीं, बल्कि खुश हूँ कि मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी। ये कहकर उसने साइड टेबल की दराज से अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। कुछ देर मेरी तरफ तारीफ़ें करता रहा। फिर मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वो मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझे ऐसी बात नहीं करते थे। इसलिए अमित के मुँह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उसका चेहरा को छूना, मदहोश शब्दों में बात करना, सब कुछ दिल फरेब सा था कि अचानक वो मेरे साथ देख कर चुप सा हो गया। कहने लगा, तुम्हारे हाथ इतने मोटे और इतने बड़े क्यों हैं? लड़कियों के हाथ जैसे खूबसूरत क्यों नहीं? उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया। कहने लगा, मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे। शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था, ना ही अपने हाथों की केयर करने की कोई परवाह थी। इसलिए मेरे हाथों का रुख ईगो और हर वक्त लड़कों वाले खेल खेल के मोटे मोटे से हो गए थे। वो बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा, इसे पहन कर आओ। मैं खुद बिन भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए शुक्र किया, लेकिन जैसे ही मैं वॉशरूम में जाकर उन कपड़ों को देखा तो नेट की बहुत ही बारीक सी नाइटी थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए वो पहन ली थी। उसे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने ही अमित हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर वो मुझे अपने से लगाए बेड पर ले गया। मुझे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रों से पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया। उसके हाथ मेरे शरीर के हर हिस्से पर सफ़र कर रहे थे, लेकिन एक जगह जाकर उसके हाथ रुक गए कि अचानक ही वो मुझसे एकदम पीछे हटा। उसके चेहरे के हाव एकदम से बदले थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ।
हुआ क्या है। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वो कमरे में नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे हुआ क्या था। अभी कुछ देर पहले तो वो बहुत खुश था, पता नहीं उसे क्या हुआ। पूरी रात वो कमरे में नहीं आया। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वो लॉन्ज के सोफ़े पर सो रहा है। मुझे हैरत हुई कि वो कमरे के बजाय बाहर सोफ़े पर क्यों सो रहा है। मैंने जैसे उसके पास आई, मुझे देखकर मुँह फेरने लगा। फिर तो जैसे ये सिलसिला शुरू ही हो गया। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वो मुझसे उतना ही दूर भागता, वजह भी नहीं बताता। शादी के बाद उसकी कुछ मीठी बातों ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझसे कतरा रहा था। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन उसका व्यवहार मुझसे नहीं बदला। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, अमिताभ मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं। वो कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है। वो कहने लगा, तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात है ही नहीं। तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और तुम्हारा शरीर भी की बनावट तक मर्दों जैसी है। ये वो कमरे से कहकर बाहर निकल गया। मैं शायद ट्राउज़र और टी शर्ट पहनती थी, इसलिए वो ऐसा कह रहा था। क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढीले कपड़े पहनने की आदत थी, इसलिए मैंने अब तक अपने दहेज की फैंसी साड़ियाँ तक नहीं निकाली थी। अब मैंने अपने दहेज की वो सारी साड़ियाँ निकाल दी और उन्हें पहनना शुरू कर दिया, और अपनी सास के साथ मिलकर अमित की पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया। उसके सारे काम भी मैं अपने हाथों से करने लगी। मैंने 2 महीने में खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद अमित का व्यवहार मुझसे ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो किसी पत्थर की तरह बन चुका था। रोज़ रात को देर से घर आता और सोफे पर लेट कर सो जाता। मैं उसकी संगत के लिए तड़प रही थी, उसकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश थी। मेरी शादी हुई थी, वो मेरा पति था। पत्नी होने के नाते मैं पति के साथ चाहती थी, भले ही वो हर चीज़ से लापरवाह रहती थी, पर अमित की पसंद में ढलकर अपनी पर्सनैलिटी तक खो बैठी थी। मैंने खुद को अमित की पसंद में ढालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके लेकिन वो ऐसा ही था। मुझे अब भी बात नहीं करता। वो एक रात मैं सो रही थी, मुझे चिल्ला कर बात करने की आवाज़ें आने लगी और शोर से मेरी आँख खुल गई। मेरी सास और अमित में बहुत बहस हो रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई, लेकिन जो बात अमित और मेरी सास के बीच हो रही थी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। अमित अपनी माँ से कह रहा था कि वो दूसरी शादी करना चाहता है, और ये सुनकर तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। मेरी सास कहने लगी, खबरदार, जो तुमने ये शब्द अपने जबान से निकाला। वो कहने लगी, मैं सौम्या के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी, क्यों, ऐसा काम क्या है, क्या खराबी है मेरी बच्ची में। तुम्हारी खातिर उसने खुद को बदल कर रख दिया है। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को उसने संभाल लिया है। अपने कपड़े पहनने, ओढ़ने, चलने फिरने तक को तरीका बदल लिया है, और तुम हो कि तुम उसे एक सौतन लाकर बिठाना चाहते हो। वो कहने लगा, माँ, मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या, उसके साथ तो कोई भी मर्द ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए मैं दूसरी शादी करूँगा। सौम्या कहें तो मैं तलाक भी देने को तैयार हूँ। अगर चाहे तो मेरे नाम के साथ भी ज़िंदगी गुजार सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक गया। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो मुझसे नजरें चुराता हुआ कमरे में चला गया। मैं भी उसके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो अमित कि तुम मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वो कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि मैं तो खुद को रोज़ आईने में देखती हूँ, मुझे नहीं पता। इंसान को हमेशा अपना आप अच्छा ही लगता है, लेकिन तुम बताओ क्या बुराई है मुझ में। कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। कपड़े पहनने से तुम्हारे शरीर की बनावट बदल नहीं जाएगी। मैंने अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखा, बिल्कुल सपाट मर्दों जैसा सीना है तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं मर्द के पास मौजूद हूँ और मुझे तुमसे गिनती है। तुम्हारी संगत में घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता, ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता, तुम्हें देखकर मेरा जी मितला नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर
बैठ गई थी। औरत की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती है। जिन शब्दों में अमित ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई तो मैके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, मम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो अमित दूसरी शादी कर लेंगे। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं उसे समझाऊंगी, तुम उसका हर काम समय पर करके दे रही हो, इसलिए उसे तुम्हारी कद्र नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं होगी तो वो खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कद्र होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली आई। मैं पूरे 6 महीने बाद भोपाल से दिल्ली आ गई थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि मैं उससे दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए थे, लेकिन आज मैं उनसे दूरी बना कर मिल रही थी, क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। उन लड़कों में एक लड़का आहिल भी था। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वो भी मुझे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं परेशान हो रही थी। मुझे अमित की फिक्र सताई जा रही थी। सब मुझसे बातों में बिजी थे। बस एक आहिल था जो चुप था और एक टक मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वह मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ, ऐसा मैं इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए मेरे शब्द न चाहते हुए भी नम हो गए थे। वो मेरे चेहरे को, मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, हाँ, नज़र आ रहा है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजरा है, हमने साथ खेले हैं, साथ हंसे हैं और साथ रोए भी हैं, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ कहा है तो सब आहिल एक इशारा कर दो, फिर देख लो साले को कैसे ठीक करता हूँ। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए मुझसे कहा। मैंने कहा, तमीज़ से बात करो, तुम्हारे जीजा जी हैं। वो कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो बजाय बनेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, आहिल वो बहुत अच्छा है, बस मैं उसे क्या बताती। मेरी दोस्ती आहिल की बहन के साथ बचपन से बहुत अच्छी थी। वो शादीशुदा भी थी। सोचा कि जाकर उसे इस मसले का हल पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर सके। अगले दिन मैं आहिल के घर चली गई। आहिल उस समय अपने पापा के साथ उनकी दुकानों पर जाया करता था। उनकी अपने कपड़ों की कई दुकानें मार्केट में थीं और वो अपने पापा के साथ मिलकर उन दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के समय घर गई, क्योंकि अगर आहिल घर पर होता तो मेरे सर पर ही मंडराता रहता। मुझे देखकर आहिल की बहन बहुत खुश हुई थी। मुझे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि अमित बहुत अच्छा इंसान है और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में मैंने उसे झिझकते हुए ये सवाल पूछ ही लिया कि जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। वो मुझसे कहने लगी कि वो मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस बात का इलाज करती है। मैं ये सुनकर खुश हो गई। मैं चाहती थी बिना किसी से कुछ मेरी प्रॉब्लम का हल हो जाए, इसलिए मैं अगले ही दिन आहिल की बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन ले लिया और ख़ुद अपनी सास से बात करने लगी। उनसे अमित के बारे में पूछने लगी। तब वो कहने लगी, मैं रोज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे मना लूँगी। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी। लेडी डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे दी थी वो मुझे खाने के बाद खानी थी, लेकिन माँ सास से बात करने के बाद जैसे मेरी भूख खत्म हो गई थी। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद अमित को मेरी कमी महसूस होगी, लेकिन वो याद करता होगा, लेकिन वो तो अभी वैसा ही है। मैंने कुछ भी ही निवाले खाया और मेडिसिन खा ली। उसके खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। सीने में दर्द की टीस उठने लगी। मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा। शायद मेरी प्रॉब्लम का हल यही हो। मुझे यही सोचकर दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लग जाते थे। मुझे घबराहट होने लगती, लेकिन अमित के खातिर मैं ये सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर अमित की कॉल आ रही थी जब मैं दिल्ली आई थी। अमित की कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वो मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन वो कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से ज़्यादा बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू किया है कि
उसने सारे जहाँ की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर नज़र आती हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज करवा मत, मैं बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक भेज दूंगा। चाहे मेरी माँ मुझे अपने घर से बेदखल कर दें, लेकिन तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मैं सुनकर रोने लगी। बार बार अमित अमित कह रही थी कि मेरे साथ ये मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे आहिल खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से आंसू साफ किए। कहने लगा, तुम्हारे पति का फ़ोन था? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो? इस वक्त काफ़ी सीरियस मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में दंदनाते चले आते हो? तुम होते कौन हो मुझे कमरे में इस तरह मेरे बिना अनुमति के आने वाले? निकलो बाहर यहाँ से। उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे खरी खरी बातें सुना दी। मेरा यूं गुस्सा देखकर मुझे कहने लगा कि तुम छुपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाजा है कि तुम्हारे पति का व्यवहार तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, यह हम पति पत्नी के आपस का मामला है, तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे अमित की याद आने लगी। मैंने 2 टेबलेट निकाली और एक साथ खा ली। मैं चाहती थी मेरी समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके, लेकिन ये दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने बहनें अपने घर की थी, इसलिए मेरी माँ ने आहिल को ही बुलाया था और उसी लेकर मुझे हॉस्पिटल ले गई। 3 दिन तक मैं जो खाती थी मुझे डायरेक्ट नहीं हजम हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगे, ये दवा बहुत तेज़ है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके गुर्दे भी फेल कर सकती है। ऐसी दवाई और ऐसे जाले डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। वो मुझे उस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए अपनी सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ये सब भगवान के हाथ में होता है कि वो इंसान को कैसा शरीर देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मर्द चरित्र से कमज़ोर होते हैं उन्हें औरतों की इज्जत की कोई एहसास नहीं होता। वो उनसे ऐसी बातें करते रहते हैं। वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम खुद ही दूर हो जाती है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ फिजिकल होता तो तुम्हारे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का ध्यान रख दें तो शायद तुम्हारी शरीर खुद ब खुद लगती। यकीनन आपका पति दिमागी मरीज है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वहीं मौजूद थी। ये बातें सुनकर मैं माथे पर बल डाले सर झुकाए बैठी थी। घर आते ही आहिल ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है ये समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा कहती थी मुझे घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, मैं अपने आप को अमित की खातिर बदल कर रख दिया है। सारे काम सीख लिए हैं। आप बेशक मेरी सास से पूछ लें, लेकिन फिर भी वो मुझसे कहता है कि उसे मुझ में घिनती आती है। मेरी संगत में उसका जी मितलता है। वो बातें औरत की रूह तक को घायल करके रख देती हैं। लेकिन मैंने ये सब सुनकर भी यही चाहा कि उसके दिमाग में मेरी जगह बन जाए, वो मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं ये सब कहते हुए रो जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले ही दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात की। वो खुद परेशान थी, कह रही थी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से सामिया की ज़िंदगी ख़राब हुई है। मेरा बेटा एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार था, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना लिए थे। मैंने उसकी कसम देकर सामिया से शादी करवा दी, लेकिन उसे उस बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब ऐसी अदाएं नज़र नहीं आईं तो उसने सामिया में ऐब निकालने शुरू कर दिए। मेरी सास मेरे पास आई और ख़ुद मुझसे अमित से तलाक दिलवाई। कहने लगी, मेरी बेटी के काबिल नहीं था, लेकिन मर्द जात से मेरा विश्वास उठ गया था। अभी तलाक हुए 2 ही महीने हुए थे कि आहिल की माँ आहिल का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द ने बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर एतबार नहीं कर सकती थी। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, आहिल ऐसा नहीं है, मगर मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी। वो लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ ही दिन बाद आंगन में बैठी थी जब एक बॉल आंगन में आकर गिरी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा लिया।
दरवाज़ा खोलकर अपना वॉल वाला हाथ बाहर निकला तो मुझे लगा वॉल पर लेने के लिए दरवाज़ा बजाया होगा, लेकिन किसी ने वॉल के बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया। वॉल मेरे हाथ से छूट गई। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने आयल खड़ा था। मेरा हाथ तो उसी ने पकड़ा था। वो शायद घर के अंदर आना चाहता था। मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला। मैंने कहा, आहिल मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा, इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी मर्जी। वो दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में? इनकार की वजह बताओ सामिया। मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। वो पूछने लगा, क्यों? बहुत मोहब्बत है उस कमीने इंसान से, तुम्हें जो उसकी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है। वो मेरी आंखों में गुस्से से देखता हुआ कह रहा था। मैंने कहा, नहीं है, मुझे किसी से मोहब्बत, समझे, मर्दों से नफरत हो गई है। अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को शामिल करना ही नहीं चाहती। वो कहने लगा, उस आदमी की वजह से तुम ये झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें अमित से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना मेरी माँ के आंसू तुम्हें नज़र नहीं आते। अपने बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती, जो ये चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अमित प्यारा है। उसी के गम में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा, मुझे नहीं है अमित से मोहब्बत, क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? वो कहने लगा, ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो मुझे कि मैं इसी रविवार को तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें अमित से नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने बूढ़े माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। यह कहकर वो चला गया। मैं रोने लगी। मैंने वाकई अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरे गम की वजह से घुलने लगे थे। मैंने उसकी बात पर कोई ऐतराज़ नहीं किया। चुपचाप मैंने आहिल से शादी कर ली। लेकिन जब वो कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा कि कहीं वो भी मेरी उन्हीं शब्दों से इंसल्ट न कर दे जैसे अमित ने की थी। जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठा मैं रोने लगी। वो कहने लगा, सामिया, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इन कमियों को तुम पर जताऊंगा जिसमें तुम्हारा कोई बस ही नहीं है। मैं हैरान थी कि उसे ये सब कैसे पता। वो हर बात की तरह मेरे दिल में और मेरे दिमाग में आने वाला हर सवाल कैसे जान लेता है। वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका हूँ। वो भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका हूँ कि ऐसी नीच घटिया इंसान से सामिया को तलाक दिलवा दें। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ ये सब जो कुछ हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुमने आहिल बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी अमित से हुई थी मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई, वरना कभी तुम्हारी वहाँ होने नहीं देता। बात करते करते आहिल मेरी ज्वेलरी उतार चुका था और जब उसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई डर नहीं था। सुकून से मैं आहिल के सीने से लग गई। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता। शायद असल ज़िंदगी यही थी जिसमें इंसान दूसरों की कमियां नहीं देखता, आपका बस उसमें क्या ख्याल है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।